Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 31st of March 2020. तो 31 मार्च 2020 का न्यूज़ एनालिसिस देखेंगे. Before we start, those who want to get the current affairs PDF, they can get it from the links given in the description comment section below. And जिनको भी PT 365 के बेसिस पे जो हमने बनाया था प्रीलिम्स 365 हमने जो बनाई है इकोनॉमी एंड पॉलिटी की, उसकी लिंक मैं अभी चालू कर दूंगा, तो आप ले सकते हैं. लेकिन प्लीज़ डू द पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो आप उसमें जो बुक लेते समय जो पेमेंट हो, तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम द डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग ओनली. आप UPI, GPay, पेटीएम, फ़ोनपे का यूज़ ना करें, है ना. सो दैट विल बी माई रिक्वेस्ट फ्रॉम माई साइड. ओके, सो ये आप ज़रूर दिमाग में रखिएगा. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस. फर्स्ट पहले आज के क्वेश्चंस देख लेते हैं जिनके आंसर्स आपको बताने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज गवर्नर कैन नॉट प्रमोलगेट एन ऑर्डिनेंस. गवर्नर इनमें से कौन सी कंडीशन में डायरेक्ट ऑर्डिनेंस प्रमोलगेट नहीं कर सकता. पहला स्टेटमेंट कह रहा है इफ द ऑर्डिनेंस हैज द प्रोविजंस विच ऑफ एम्बॉडीड इन अ बिल वुड रिक्वायर प्रेसिडेंट्स सैंक्शन. अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस है जिसमें अगर बिल होता उसका तो प्रेसिडेंट का सैंक्शन चाहिए रहता, तो ऐसे ऑर्डिनेंस को डायरेक्टली नहीं कर सकता. दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इफ द ऑर्डिनेंस हैज द प्रोविजंस विच द गवर्नर वुड रिजर्व एज अ बिल कंटेनिंग देम टू द प्रेसिडेंट सैंक्शन. अगर कोई ऐसा प्रोविजन है जिसको गवर्नर खुद रिजर्व करता प्रेसिडेंट के सैंक्शन के लिए, तो उसको भी ऑर्डिनेंस की तरह पास नहीं कर सकता. तो आपको सेलेक्ट करना है करेक्ट कोड कि कौन सा सही कौन सा गलत. 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू आयनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर आइकॉन इज करेक्ट. फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है इट स्टडीज द इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ वेदर सिस्टम, स्पेस वेदर ड्रिवन बाय सन एंड हाउ दिस इंटरेक्शन ड्राइव्स टर्बुलेंस इन द अपर एटमॉस्फेयर. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ नासाज एक्सप्लोरर प्रोग्राम. तो ये नासा के एक्सप्लोरर प्रोग्राम का हिस्सा है, ये सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है. तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना है 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 3 है द प्रपोज्ड ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया. ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया इंडिया से कौन कौन से स्टेट से पास होगी. पहला स्टेटमेंट कह रहा है गुजरात, सेकंड इज महाराष्ट्र, थर्ड इज राजस्थान, फोर्थ इज हरियाणा. तो करेक्ट कोड आपको बताना है 1 2 3 1 3 4 2 3 4 या ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 4 इज ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स इज कंपाइल्ड बाय. तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इनमें से कौन कंपाइल करता है. ऑप्शंस आर ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी वर्ल्ड बैंक, सी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या डी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम. क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज रेफर्ड टू एज वेनिला आइलैंड्स. इनमें से किनको वेनिला आइलैंड्स कहा जाता है. फर्स्ट इज सेशेल्स, सेकंड इज मेडागास्कर, थर्ड इज मॉरिशियस, फोर्थ इज कॉमोरोस. तो करेक्ट कोड आपको बताना है 1 2 एंड 3 ओनली, 2 3 एंड 4 ओनली, 1 3 एंड 4 ओनली या ऑल ऑफ द अबव. सो दीज वर द 5 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. एक एक करके पहले मैं आपको इनके आंसर्स बता देता हूँ. पहला हमने पूछा था गवर्नर कौन सी कंडीशन में प्रोमलगेट नहीं कर सकता ऑर्डिनेंस. तो इनके आंसर होंगे इन दोनों कंडीशन में ही नहीं कर सकता. अगर उसको प्रेसिडेंट का सैंक्शन लेना जरूरी है, या सेकंड कोई ऐसा बिल है जिसमें गवर्नर को रिजर्व करना जरूरी है प्रेसिडेंट के लिए, तो उन दोनों केसेस में डायरेक्टली ऑर्डिनेंस नहीं पास कर सकता है. सेकंड क्वेश्चन पूछा था आयोनोस्फेरिक कनेक्शन एक्सप्लोरर आइकॉन के रिगार्डिंग क्या क्या स्टेटमेंट चाहिए. तो इसका आंसर भी होगा सी बोथ. ये स्टडी करता है इंटरेक्शन बिटवीन अर्थ वेदर सिस्टम एंड स्पेस वेदर ड्रिवन बाय द सन. दूसरा ये नासा के एक्सप्लोरर प्रोग्राम का हिस्सा है. तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है, बोथ विल बी द आंसर. प्रपोज्ड ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया विल पास थ्रू. ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया मैंने क्वेश्चन पूछा था आपसे, तो कहां से पास होगा. तो देखो गुजरात से पास होगा, महाराष्ट्र से पास नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, तो राजस्थान से होगा, हरियाणा से होगा. तो 1 3 एंड 4 शुड बी द आंसर. 1 3 बी विल बी द आंसर. 1 3 एंड 4. क्वेश्चन नंबर 4 पूछा था मैंने ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कौन कंपाइल करता है. तो इसका आंसर होगा ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. क्वेश्चन नंबर 5 था वेनिला आइलैंड्स इनमें से किसको कहा जाता है. तो वेनिला आइलैंड्स का आंसर है डी ऑल ऑफ द अबव. सेशेल्स, मेडागास्कर, मॉरिशियस, कॉमोरोस, ये सारे वेनिला आइलैंड्स के अंदर आते हैं. नीचे आपको इसका मैंने वो भी लिखा हुआ है. वेनिला आइलैंड्स इज एन एफिलिएशन ऑफ द आइलैंड नेशन. कुछ आइलैंड नेशन है जिन्होंने मिलकर वेनिला आइलैंड्स का ग्रुप बनाया है. इसमें सेशेल्स, मेडागास्कर, रियूनियन, मॉरिशियस, कॉमोरोस, मायोटे ये आते हैं इंडियन ओशन रीजन के. ये सारे हैं जो कि एक ट्रेवल डेस्टिनेशन ब्रांड बन चुके हैं. तो सेशेल्स, मेडागास्कर, रियूनियन, मॉरिशियस, कॉमोरोस, मायोटे ये आइलैंड्स हैं, ये इंडियन ओशन के आइलैंड्स हैं जो कि आते हैं इस वनीला आइलैंड्स के अंतर्गत. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा.
थोड़ा सा मैं इसमें एडिटिव आपको पोर्टल में जो हमने एक्स्ट्रा नोट्स डाली वो दिखाना चाहता हूँ। ये आपको दिख रहा होगा, ये मैप ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, ये पानीपत हरियाणा से शुरू होगा और पोरबंदर गुजरात तक जाएगी। तो ये मैप आपको दिखाना था, ये पोर्टल में अपडेट होता है हमारा। तो ये पानीपत हरियाणा से स्टार्ट हो रही है और ये पोरबंदर गुजरात, यहाँ पे हरियाणा है देखो, राजस्थान है और ये गुजरात है। तो ये हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, ये प्रपोज्ड है ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, जो कि यहाँ से हरियाणा, राजस्थान एंड आपका गुजरात जाएगी। हरियाणा में पानीपत है और दूसरा यहाँ पे पोरबंदर गुजरात में है, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे, वेनिला आइलैंड्स का हमने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो आगे जो भी इस तरह से कुछ नया एक्स्ट्रा फैक्ट होगा जो कि पोर्टल में अपडेट होता है, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट लगता है मुझे तो बताता हूँ, अदरवाइज पूरी चीज़ें तो पोर्टल के हम नहीं डिस्कस कर सकते, लेकिन कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो मैं ज़रूर आपको बता देता हूँ। इसके बाद आगे मूव करते हैं न्यूज़ आइटम्स के रूप में, रवि हार्वेस्ट टू बी अफेक्टेड फॉर वांट ऑफ फार्म लेबर्स। अब क्या हो रहा है, बेसिकली कोविड-19 का इफेक्ट आप सबको पता है कि हमने कई बार डिटेल में डिस्कस किया कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसमें हमने सेंसेक्स का गिरना देख लिया, मार्केट का क्रैश होना देख लिया, ट्रांसपोर्ट के कारण ऑयल के प्राइजेस हमने देख ली, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की अलग अलग करके। अब एक और नई मुसीबत यह है कि फार्म वर्कर्स भी काम नहीं कर पा रहे, जो लेबरर्स हैं वो काम नहीं कर पा रहे। इस कारण से जो रवि की हार्वेस्ट है, आप सबको पता है कटाई का सीजन चालू, अगर कटाई के सीजन में अगर फार्म वर्कर्स नहीं मिलेंगे तो फिर वो हार्वेस्ट जो है वो बर्बाद हो जाएगी, है ना। तो आज ये भी एक इशू ऐड कर लीजिए अपनी नोट्स में, अगर आपने इकोनॉमिक इंपैक्ट्स नहीं, एग्रीकल्चर को बहुत नुकसान होने वाला है, जो इस तरह की रवि की फसल है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू नो अबाउट रबी एंड खरीफ क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप आपको पता है समर क्रॉप होते हैं या मानसून क्रॉप कहलाते हैं। खरीफ क्रॉप जो होते हैं बेसिकली दे आर यूजली सोन विद द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट रेन्स इन जुलाई के टाइम में जब होता है तो उसकी सोइंग चालू हो जाती है, ठीक है ना। एंड इसमें मेजर क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि इनमें से कौन से रबी के हैं, कौन से खरीफ के हैं, 3-4 ऑप्शन देके तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी वहाँ पे। खरीफ के बेसिकली हैं कॉटन, सोयाबीन, शुगर केन, टर्मरिक, पैडी, मेज, मूंग, ग्राउंडनट, रेड चिलीज, ये आपके खरीफ के हैं। फिर से याद रखिएगा जैसे कि कुछ मिलेट्स हैं, बाजरा ज्वार, बाजरा एंड ज्वार भी इसी के अंदर आता है, खरीफ में आता है। कॉटन हो गया आपका कपास जिसको हिंदी में कहते हैं, सोयाबीन हो गया, शुगर केन हो गया, टर्मरिक, पैडी यानी कि राइस आपका जो चावल हो गया, ये आपका खरीफ ही है, चावल जो है आपका खरीफ का ही है। मेज़ हो गया, मूंग हो गया पल्सेस में, ग्राउंड नट हो गया। तो ये आपके खरीफ क्रॉप्स हैं। रबी क्रॉप्स जो होते हैं जो बेसिकली जिनका हार्वेस्ट होता है विंटर क्रॉप कहलाते हैं वो, एंड दे आर सोन इन अक्टूबर एंड हार्वेस्टेड इन मार्च अप्रैल। तो ये टाइम जो है मार्च अप्रैल का, ये हार्वेस्टिंग का टाइम है। जो रबी क्रॉप्स है उनकी हार्वेस्टिंग का टाइम जो है वो मार्च अप्रैल का ही है। तो इस कारण से भी इनकी खराब हो रही है क्योंकि ये कटाई का सीजन चालू हो गया है। तो मेजर रबी क्रॉप जो है वीट हो गया, गेहूं जिसको बोलते हैं हम, बार्ले हो गया, मस्टर्ड में आ गया, सीसम और आपका सीसम और पीज। तो ये जो आते हैं अलग अलग, ये रबी के वैरायटीज हैं, ठीक है। तो ये आप थोड़ा खरीफ रबी। इसके बाद एक और होता है जैद क्रॉप। तो जैद क्रॉप जो इन दोनों के बीच में टाइम पीरियड में रहता है उनके हैं, जैसे कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गए, ये आपके जैद क्रॉप्स में आते हैं। तो इनको आप याद रख सकते हैं। बेसिकली एमएसपी जब आप पढ़ेंगे ना, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा याद रखना कि कौन कौन से क्रॉप्स में एमएसपी दी जाती है। जैसे कि उसमें 22 है प्लस शुगर केन है, 22 तो सीरियल्स हैं जो कि रबी और खरीफ के हैं, प्लस एक शुगर केन जिसमें फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस दी जाती है। तो अपन उसको एमएसपी नहीं बोलते हैं, ठीक है ना। एमएसपी कॉल करते हैं इनके लिए जो रबी खरीफ के क्रॉप्स हैं उनको एमएसपी बोलते हैं, और फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस अपन बोलते हैं शुगर केन के लिए। तो यूपीएससी पूछ सकता है आपसे कि जैसे कि फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस क्वेश्चन ऑलरेडी आया हुआ क्वेश्चन है कि कौन अप्रूव करता है। तो इसका एक्चुअली जो अप्रूवल है वो सीसीई यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स करती है। लेकिन अगर रिकमेंडेशन पूछता है, जैसे दोनों चीजें अलग हैं, तो याद रखने वाली बात यह है कि जो फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस यानी कि एफआरपी हो गया शुगर केन का, इसको रिकमेंड करने वाली बॉडी है सीएसीपी और इसको अप्रूव करने वाली बॉडी है सीसीई यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। तो अगर पूछता है कि कौन अप्रूव करता है तो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ही अप्रूव करता है आपके फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, तो यूपीएससी ने पूछा था ये क्वेश्चन। सो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जो कि हमको डिस्कस करनी है। अगली जो न्यूज़ है वो साउथ पेस है, कावेरी एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज लुक क्लीनर एज द पेंडेमिक पुट्स अ हॉल्ट टू पॉल्यूशन। तो पेंडेमिक के बहुत सारे नुकसान हमने देख लिए इकोनॉमी के, 2-3 फायदे भी हैं। जैसे कि फ़ायदा आपने देखा क्लाइमेट चेंज में कमी आपको देखने को मिलेगी। दूसरा आपका पोल्यूशन लेवल डिक्रीज होता जा रहा है। दिल्ली ने अपने 20-25 सालों की सबसे साफ हवा देखी है अभी रिसेंटली। तो कुछ इसके जो फ़ायदे हैं वो यही है कि क्लाइमेट चेंज में घटोतरी होगी, देन पोल्यूशन में आपका कमी आई है,
कटौती आई है। क्राइम रेट आपके डिक्रीज हुए हैं, क्राइम के अगर आपने डेटा देखा हो तो क्राइम रेट्स भी डिक्रीज हुए हैं। जो इंडिया में डेथ्स होती थी बिकॉज ऑफ द रोड एक्सीडेंट वो डिक्रीज हो गई हैं बिकॉज ऑफ द लॉकडाउन। तो ये सारी चीज़ें का अगर आपको बेनिफिट्स पूछे जाएँ कोविड-19 के तो वो भी हैं, बट वी डोंट वांट सच इनडायरेक्ट बेनिफिट्स, इस तरीके के बेनिफिट्स नहीं चाहिए हम, बल्कि एक तरीके से ये मैसेज है गॉड का हमको कि हमको किस तरीके से नेचर को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमको हमेशा नेचर से नीचे चलना चाहिए, झुक के चलना चाहिए नेचर के सामने, है ना, क्योंकि वो अगर चाहे तो एक पल में सब कुछ खत्म कर सकता है। कावेरी की बात चल रही तो उसके हम ट्रिब्यूटरीज की ही बात चल रही तो बता देता हूँ। कावेरी की जो ट्रिब्यूटरीज है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी हरंगी, हेमावती, शिमसा एंड अर्कावती। क्वेश्चन आता है कई बार ट्रिब्यूटरीज का क्वेश्चन, तो हर साल ही एक ना एक पूछता है। कावेरी का पूछ सकता है, याद रखिएगा हरंगी, हेमावती, शिमसा, अर्कावती इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। अच्छा, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक में तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को। लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मतलब कि वो लेफ्ट से ज्वाइन करती है किसी रिवर का। अगर नेचुरल कोर्स इस तरीके का है, सपोज अगर इस तरीके का रिवर का नेचुरल कोर्स है, तो जो ट्रिब्यूटरी यहां से ज्वाइन करेंगी ये लेफ्ट साइड है, और जो इधर से ज्वाइन करेंगी वो राइट साइड है। तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है और ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। उसी तरीके से अगर कोई रिवर का रिवर कोर्स ऐसा है, इधर साइड से ऐसे जा रहा है, तो अब देखो उसका लेफ्ट और राइट बदल जाएगा। ये वाली जो रहेंगी ये लेफ्ट बैंक हो जाएंगी और ये वाली राइट बैंक हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये याद रखना। राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज जो कावेरी के हैं वो है लक्ष्मण तीर्थ, कबानी एंड सुवर्णवती, भवानी, नोइल, अमरावती। ओके, तो ये जो है राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं, लक्ष्मण तीर्थ, कबानी, सुवर्णवती, भवानी, नोइल और अमरावती। तो ये कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं कि राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। लेफ्ट बैंक में हरंगी, हेमावती, शिमसा, अर्कावती मैंने आपको बता दिया। दिस रिवर डिसेंड्स फ्रॉम द साउथ कर्नाटका प्लेटू। बेसिकली साउथ कर्नाटका प्लेटू में ये रिवर ओरिजिनेट होती है, डिसेंड करती है वहाँ से। जैसे ये पास होती है शिवसमुद्रम फॉल्स भी, वाटरफॉल्स भी इसमें पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो कि कावेरी के रिगार्डिंग आपको याद रखने चाहिए, याद रख सकते हैं। ट्रिब्यूटरीज बेसिकली जरूर याद रखना इंपॉर्टेंट है। अमिड लॉकडाउन फॉरेस्ट फायर्स पॉइंट टू सैबोटाज। तो बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है कि लॉकडाउन होने के बाद भी जो फॉरेस्ट फायर्स के नंबर है, स्पेशली लॉकडाउन के टाइम में पिछले 7 दिनों में 3996 फॉरेस्ट फायर्स आपको देखने को मिले हैं इन द तेलंगाना रीजन। तो तेलंगाना में अभी भी लॉकडाउन का असर नहीं दिख रहा है, फॉरेस्ट फायर अलग से वहाँ पे आप कर रहे हो, है ना। तो ये एक न्यूज़ है बेसिकली जो कि आप लिख सकते हो। द स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड ओवर 6000 फायर्स इन द लास्ट फ्रॉम द लास्ट नवंबर एंड 3996, मतलब कि 4000 के आसपास जो फॉरेस्ट फायर हैं ये रिकॉर्ड हुए हैं इन द लास्ट 7 डेज ओनली। ओके, इन द लास्ट 7 डेज ओनली। अभी इसको बेसिकली कैसे पता चलता है इसके बारे में, तो ये एक अलर्ट सिस्टम है इंडिया में जिसका है मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, मोडिस। ओके, तो मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, मोडिस, और दूसरा है सुओमी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप स्पेसक्राफ्ट। ओके, तो ये दोनों है बेसिकली जिनके थ्रू ये अलर्ट आता है। तो मोडिस याद रखना, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, मॉडरेट रेजोल्यूशन इमेजिंग स्पेक्ट्रोरेडियोमीटर, और दूसरा है सुओमी नेशनल पोलर ऑर्बिटिंग पार्टनरशिप स्पेसक्राफ्ट। ये दोनों बेसिकली अपने अलर्ट के थ्रू ये बताते हैं कहाँ फॉरेस्ट फायर क्या है, तो इसके थ्रू हमको पता चला, ठीक है ना। अब हम आते हैं एडिटोरियल पेज पे। तो एडिटोरियल पेज में आज हम जो आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे उसमें पहला है ये शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक। पहला आर्टिकल ये है, वैसे तो चारों ही कोविड के ऊपर है, पहला ये था और ये दूसरा जो ये आर्टिकल है। इन दोनों आर्टिकल्स को हम साथ में एक तीसरा आर्टिकल भी है, तीसरा आर्टिकल है ये अ थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, तो अगले पेज पे है जो कि है। तो ये तीनों आर्टिकल कोविड से ही रिलेटेड है। एक में कोविड और माइग्रेंट वर्कर्स को लेकर के है, दूसरे में कोविड और गवर्नमेंट का क्रिटिक है, तीसरे में आपका कोविड और फूड सिक्योरिटी है। हमने इन तीनों को मर्ज करके नोट्स बनाई है, तो मैं पोर्टल से आपको ये चीज़ पढ़ा देता हूँ ताकि एग्जैक्टली जो फ्लो में एक नोट्स हमने बनाते हैं वो उससे पता चल जाए आपको। तो यहाँ एक करके देखते हैं, आर्टिकल्स पे आते हैं अपने जो कि एडिटोरियल्स हैं, ठीक है, एडिटोरियल्स ऑफ द डे। तो यहाँ पे हमने पहले मैंने कहा कि शॉर्ट एंड ऑफ द स्टिक वाला जो आर्टिकल था और द हंट ऑफ अ क्योर बिगिंस विद द टेलिंग द ट्रूथ, ये दोनों आर्टिकल को मर्ज किया था। तो पहले लॉकडाउन और माइग्रेंट पॉपुलेशन का जो इशू है वो डिस्कस किया गया है ऑथर द्वारा। तो लॉकडाउन में सबसे अधिक जो इफेक्ट होने वाले लोग थे वो थे डेली वेज के लेबरर्स, अनऑर्गेनाइज्ड इन रिटेल एंड ऐसे जो जॉब करने वाले जो कि दिहाड़ी मजदूर टाइप के लोग हैं, जो एक दिन काम करते हैं तब उनको पैसा मिलता है, ऐसे लोग सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुए हैं, ठीक है ना। 21 दिन का लॉकडाउन बोला,
लेकिन आपने ये नहीं बताया कि उनको रिसोर्सेज कहाँ से मिलेंगे, खाना कहाँ से खाएंगे, ये सारी चीज़ें। दूसरा, आपने उनको फिजिकल डिस्टेंसिंग करने के लिए बोल दिया एक ऐसी कंट्री में जहाँ पे 90% से ज़्यादा पॉपुलेशन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है, ऑर्गेनाइज में काम नहीं कर रही, अनऑर्गेनाइज में काम कर रही है। ऐसी कंट्री जहाँ की मोर देन 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, लेबर डिपेंडेंट है, फ्रेजाइल लाइवलीहुड है, ऐसी पॉपुलेशन को आपने बोल दिया कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग करके रखनी है। ठीक है ना, सबसे पहली बात। दूसरी चीज कि आपने जो नोटिस दिया, आपने बोला कि 24 मार्च को आपका आदेश आता है कि आप लॉकडाउन करेंगे, बट द नोटिस पीरियड वाज ओनली ऑफ 4 आवर्स, 4 घंटे का नोटिस पीरियड आपने दिया। आप अफरा तफरी तो मचेगी ही मचेगी। उसके बाद आपने शुरुआत में जब एक्सोडस देखा, जब देखा कि लोग निकल रहे, तो आपने बस सर्विस स्टार्ट की, बट देन दैट बस सर्विस वाज आल्सो अब्रप्टली हाल्टेड। अब देखो क्या होता है कि जी बड़ी बड़ी बातें हैं ना, मैं आपको बहुत सही चीज़ एक बताने वाला हूँ कि बहुत जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना कि इस तरह का लॉकडाउन एंड ऑल दिस एंड दैट, जो बहुत सोफिस्टिकेटेड सोसाइटी में चलता है, ये सारी चीज़ें सिर्फ तभी चलती हैं जब तक आपका पेट भरा हुआ है। ठीक है ना, आप ये सारी ज्ञान की बातें तभी बोलते हो जब आपका पेट भरा रहता है और आप मतलब खाना आपको पर्याप्त मिल रहा हो। अगर कोई व्यक्ति गरीब है, खाने के जिसको ये पता नहीं कि वो खाना खा पाएगा नहीं, उसके दिमाग में ये सब फितूर या इंटेलेक्चुअल बातें नहीं आती हैं। ठीक है ना, तो ये इंटेलेक्चुअल बातें करना अलग बात होता है, ये सिर्फ भरे पेट से बातें निकलती हैं। ठीक है ना, खाली पेट से नहीं निकलती। जो लोग गरीब हैं उनका पहले सोचना चाहिए था, आपको कोई स्टेप लेने से पहले आपको उनका सोचना चाहिए। दिस इज व्हाट द ऑथर वांट्स टू कन्वे हियर। आगे मूव करते इसी आर्टिकल में देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि आपने अभी मिनिस्ट्री ने बोला है कि जो दूसरी इंडस्ट्रीज हैं उनमें आप अब इनका काम शुरू करो, इनको शेल्टर देने का काम शुरू करो। तो ये काम पहले भी शुरू हो सकता था, बट ये काम सिर्फ तभी सक्सेसफुल होगा जब तक ये ह्यूमेन मैनर में नहीं होगा। अगर आप उनको सोचो कि जानवरों की तरह कहीं पे भी रख दिया जाए तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर आपको इनको आइसोलेट भी करना है, क्वारंटीन करके भी रखना है, या मतलब आपको एक जगह इनको रोक के भी रखना है, तो तभी पॉसिबल है जब उनको सारी सुविधाएं अच्छी दी जाएं। ऑथर ने यहाँ पे कुछ और क्रिटिसिज्म किया है, जैसे कि जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो तो परेशान हो ही रहे हैं, इसके अलावा जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। वो बहुत सारी चीज़ें मांग रहे हैं, जैसे कि वो मांग रहे हैं कि उनको PEE जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं, यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स PPE, उनकी डिमांड है, उनकी शॉर्टेज चल रही है। वेंटिलेटर्स की शॉर्टेज ऑलरेडी चल रही है, हम सबको पता है कि वेंटिलेटर्स शॉर्टेज चल रही है। जो ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं उनको कहा जा रहा है कि आप वेंटिलेटर बनाओ, है ना। इसके अलावा जो PDS सिस्टम में हमने देखा कि जो इस तरह के गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए कि स्कूल्स, कॉलेज, हॉस्टल्स इनका यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू स्टे द माइग्रेंट पॉपुलेशन। ऑथर का कहना है कि गवर्नमेंट को स्कूल्स, हॉस्टल्स, इन फैसिलिटीज़ का यूज़ करना चाहिए इन ऑर्डर टू रिसाइड द माइग्रेंट लेबर्स देयर। उनको वहाँ माइग्रेंट लेबर्स को रखने के लिए इनका यूज़ करना चाहिए। ऑथर ने यहाँ पे ये भी कहा है कि जो ये सारी सफरिंग हो रही है जो भी लेबर्स की नॉल, ये दिखाता है कि गवर्नमेंट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फुल्ली फॉर दिस। उनको या तो ये इस चीज़ को वो इवेल्युएट नहीं कर पाए कि ये सारी चीज़ें भी होंगी। एंड यहाँ पे लिखा हुआ है अ गवर्नमेंट दैट अनाउंसेज अ लॉकडाउन विदाउट मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर द पुअर, द एल्डरली एंड द एलिंग इज सिंपली एडिंग टू द बॉडी काउंट। ये ऑथर का लिखा हुआ है, ऑथर ने ऐसा बोला है कि आपको पहले प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था। ये बेसिकली जो क्रिटिसिज्म आ रहा है ये सेकंड इस आर्टिकल से आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे इसके बारे में भी कुछ चीज़ और देखते हैं। यहाँ पे हेल्थ वर्कर्स का भी इशू लिखा गया है कि हेल्थ वर्कर्स आर बेगिंग फॉर द गवर्नमेंट फॉर एडिक्वेट प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि PPE की डिमांड काफ़ी ज़्यादा की जा रही है। अब जो तीसरा आर्टिकल है थ्रेट टू फूड सिक्योरिटी, वहाँ से कुछ सजेशंस निकल के आते हैं, वो सजेशंस अपन देख लेते हैं। उसमें से पहला सजेशन है टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इवन ग्रेटर टोल शॉर्टेज ऑफ फूड फॉर मिलियंस, द वर्ल्ड मस्ट टेक इमीडिएट एक्शन टू मिनिमाइज द डिसरप्शन ऑफ फूड सप्लाई चेन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको डेथ टोल को और कम करना है, मतलब कि जो इस तरह की चीज़ें अब और लोगों की मौत ना हो, तो आपको सबसे पहले कि फूड सप्लाई चेन को बने रखना पड़ेगा। फूड सप्लाई चेन डिसरप्ट ना होने पाए, जो खाना है वो पर्याप्त मात्रा में सबको मिलता रहे। पॉलिसी मेकर्स मस्ट टेक केयर टू अवॉइड एक्सीडेंटली टाइटनिंग द फूड सप्लाई कंडीशंस। फूड सप्लाई कंडीशंस को बिल्कुल टाइट नहीं होने देना है। पूरा प्रयास ये करना चाहिए कि जो फूड सप्लाई हो वो फ्लो में बनी रहे, वो कहीं से भी डिसरप्ट ना हो, एंड सारे स्टेक होल्डर्स को मिल करके कोऑपरेट करके आगे बढ़ना चाहिए। वी मस्ट इंश्योर दैट फूड मार्केट्स आर फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड दैट इंफॉर्मेशन ऑन प्राइजेस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, स्टॉक ऑफ द फूड अवेलेबल इन रियल टाइम। तो हमको ये मेक श्योर करना है कि एक तो फूड अवेलेबल रहे, दूसरा उसके प्राइजेस, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, स्टॉक, इनकी डिटेल जानकारी हर समय रियल टाइम में मिलती रहे।
अगली जो न्यूज़ है वो है एनडीआरएफ से रिलेटिंग, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में। तो हम देख लेते हैं, इट कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो एनडीआरएफ जो है वो आता है किस मिनिस्ट्री के अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। बना कब था? ये 2006 में बना था। एंड इट इज़ द ओनली डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स इन द वर्ल्ड की एकमात्र डेडिकेटेड डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है। 2006 में बना था ये। ओके, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आता है वो अपना आता है 2005 का। तो 2005 का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है। एक और चीज इंपॉर्टेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में 3 लेवल की बॉडीज हैं। पहली है नेशनल लेवल पे एनडीएमए, दूसरा स्टेट लेवल पे एसडीएमए, और तीसरा है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीडीएमए, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। 2006 में बना। हेडक्वार्टर इसका, आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर है आपका न्यू दिल्ली में, एंड स्टैब्लिश हुई थी 2006 में। इट वर्क्स अंडर द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट अथॉरिटी एंड 12 बटालियंस एनडीआरएफ की जो कि डिप्लॉय होती हैं। अब यहाँ पे न्यूज़ ये थी कि एनडीआरएफ हेल्प्स आउट विद मास्क एंड सैनिटाइजर्स। तो मास्क और सैनिटाइजर दे करके वो मदद कर रहे हैं इस तरह से। अब एक और मैप एक्सरसाइज ऑफ द डे यहाँ पे पोर्टल में डाली है, तो मैं आपको बता देता हूँ। मैप ऑफ द डे है, कैस्पियन सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज कौन कौन सी हैं। कैस्पियन सी को बॉर्डर करने वाली कंट्रीज की ट्रिक है तारीख या फिर कृति। ओके, तो या तो तारीख आप याद रख लो या आप कृति याद रख लो, दोनों से आप निकल जाएगा। तो के से है कजाकिस्तान, आर से है रशिया, ए से अजरबैजान, टी से है तुर्कमेनिस्तान, आई से है ईरान। ओके, तो आगे लिखा हुआ है के से कजाकिस्तान, आर से रशिया, ए से अजरबैजान, टी से तुर्कमेनिस्तान और आई से है ईरान। तो ये आपको दिखा देता हूं मैं। ये आपको दिख रहा होगा कैस्पियन सी, दिस इज कैस्पियन सी, है ना। और ये आपको दिख रहा होगा, देखो ये है आपका अजरबैजान, ये है आपका रशिया है। ओके, ये आपका तुर्कमेनिस्तान है, ये आपका ईरान है। ओके, और ऊपर आपका ये कजाकिस्तान है, दिस इज कजाकिस्तान। तो रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अजरबैजान, कृति जो मैंने आपको बताया, दीज आर द कंट्रीज बॉर्डरिंग योर कैस्पियन सी। सो दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। आई होप यू लाइक्ड आवर वीडियो। प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।